2025 का जो सेट है 824 ईपी है ना, आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू से लेकर के शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, और कैसे एग्जामिनेशंस में आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। एमसीक्यूज कैसे करने हैं ये तो सभी को पता है। आपको एमआर शीट मिलेगी, एमआर शीट में एमसीक्यू करना है। ठीक है, और पहले ऐसा मत करना कि खाली इंतज़ार में बैठे रहो कोई बता दे, सॉल्व कर लेना और ओएमआर में जो आप एकदम से पक्के उसको भर लेना, फिल कर लेना। ठीक है, बाद में नकल वकल के लिए जो ना जान पाना वो छोड़ देना कि अगर मान लो नकल हो जाए तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओ, बस इतनी सी बात है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। एक स्पेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, यानी एफ इजिकल कितना है तुम्हारा? 10 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है, कह रहा है देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर विल बी। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर कितना होना चाहिए भाई? ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 10, 20 और 40। क्या होना चाहिए? 20। क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है कि हमने जब स्पेरिकल मिरर बनाया था ऐसे करके, है ना, तो हमने ये देखा था कि ये होता है क्या? F, और यहाँ पर क्या था बेटा हमारे पास में? C था। ठीक है, तो अगर बेटा ये 10 है तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा? 10 होगा। तो ये पूछ रहा है रेडियस, ये पूरा रेडियस होता है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10 और 10 20, यानी रेडियस कितना होना चाहिए आपके पास में? 20। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 20 आपका ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म। इनमें से कौन सा कलर है जो बहुत ही कम डेविएटेड होता है, बहुत कम अपने रास्ते से हटता है? ऑप्शन है ग्रीन है, वायलेट है, इंडिगो और येलो। रेड है ही नहीं, है ना। लोग भाई देखो सीधी सी बात है, लोगों को लगता है कि हाँ अगर एग्जामिनेशंस में आ रहा है, जैसे ये आपको बिवियोर पता है क्या होता है? बताओ, स्पेलिंग बताओ विवियोर की। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ये ऐसे होता है। ठीक है, यानी रेड कलर सबसे ऊपर, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। अब इसमें ध्यान से समझना, आपको क्या दे रखा है? बोल रहा है कौन सा कम डेविएटेड है, तो सबसे कम तो ये डेविएटेड होता है, मतलब सबसे कम ये हटता है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। और आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है? इनमें से येलो दे रखा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? येलो। तो कोई ऐसा बेटा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको पता ही हो वही सही हो। अब उसने 1 2 छोड़ करके तीसरा उठा करके दे दिया है। ठीक है, हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले कि भैया बताइए इसमें से सबसे ज्यादा डेविएटेड कौन सा होता है, और आपको ये और ये ना दे करके यहां से पूछ ले ब्लू ग्रीन ऐसे करके पूछ ले, है ना। तो आपको ये विवियोर का जो फंडा है इसको याद रखना है ना, व्हाट इज विवियोर, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। एक हमें बनाना है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बताओ कॉन्वेक्स कैसा होता है? क्या ये कॉन्वेक्स है या ये कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है ना। अब इसमें कह रहा है एक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स में f और 2f के बीच में रखा गया है, यानी ये हो गया f और यहाँ क्या हो गया बेटा? 2f। f और 2f के बीच में रखा गया है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द इमेज। इस जो स्टेटमेंट है इसके लिए कौन सा इमेज सही होगा? क्या इसके द्वारा बनाया गया इमेज रियल होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, या इरेक्टेड होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा? इरेक्टेड मतलब सीधा, तो ये लेंस सीधा एक केस में बनाता है जब हम लोग यहां रखते हैं। ठीक है, तो ये एक केस में बना देता है, तो इरेक्टेड वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी इरेक्टेड जिसमें इसमें उसको आप कैंसिल कर दो, जैसे बी ऑप्शन में इरेक्टेड है इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल मतलब इरेक्टेड, यानी डी, बी और डी क्या हो गए? कैंसिल। इसके द्वारा जो बनाई गई इमेज होती है कैसी होती है? रियल होती है। कैसी होती है? रियल, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? मान लो हमने, कहां है, दोनों के बीच में है ना, यहां पे हमने रखा। बताओ, एक तो हमारा ऐसे डायरेक्ट आता है, ठीक है, और कहां से होके जाता है? इस फोकस से होके गुजर जाता है ऐसे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से होता है और यहीं से गुजर जाता है। बताओ इसकी इमेज जो है वो कहां बन रही है? ठीक है, ये मान लो तुम्हारा 2f1 है
सॉरी ये F1 सॉरी F2 है ये, है ना, और ये क्या है हमारे पास में 2F2 है, तो ये कहां बन रही है, इससे थोड़ी सी दूर बन रही है। और कैसी बन रही है बेटा, रियल, यानी इन्वर्टेड है तो रियल है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ी सी इससे क्या बन रही है बेटा, बड़ी बन रही है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसलिए जो हमने कल पढ़ाया था, मैंने अच्छे से बताया था परसों की क्लास में कि जो भी चीजें हैं, है ना, इमेज से रिलेटेड जो मैंने 2 ट्रिक्स बताई थी, उन ट्रिक को पढ़ लो, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू में आते हैं। अब देखो ऊपर के 3 क्वेश्चन आपको लाइट चैप्टर से देखने को मिले, भाई तीनों क्वेश्चन आपके लाइट चैप्टर के थे, क्वेश्चन नंबर भी काउंट कर लो कि 3 क्वेश्चन आपको लाइट चैप्टर के 1-1 नंबर के देखने को मिल गए। अगला है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, आंखों में जो लाइट जाती है वो किसके जरिए कंट्रोल की जाती है, सिलेरी मसल्स, आई लेंस, आइरिस या कॉर्निया। क्या होगा यहां पर आंसर, आइरिस होगा, ध्यान से समझना। कॉर्निया क्या करता है, या आइरिस भी पता है, आइरिस हमारी पुतली जो होती है पुपिल, है ना, इसके साइज को छोटा और बड़ा करती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपका आइरिस सही होगा। वैसे हो सकता था कॉर्निया भी, है ना, बट अगर आइरिस और कॉर्निया दोनों दे रखा हो तो अब वहां पर क्या लगाओगे, आइरिस लगाओगे। अगर आइरिस ना होता तो आप क्या लगाते, कॉर्निया ही लगाते। ध्यान समझना, इसमें एक वर्ड लिखा है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं बेटा, सिलेरी मसल्स आई लेंस को कंट्रोल करते हैं। जो सिलेरी मसल्स हैं ये क्या करते हैं, आई लेंस को कंट्रोल करते हैं। आंख, जैसे आप जब बहुत चीज नजदीक लेकर के आते हो तो उस पर फोकस बनाना, या जैसे आप मान लो अगर इस मार्कर को देख रहे हो तो आपका फोकस पूरा इस मार्कर पे होगा, मैं ब्लर होऊंगा, आप मुझे देखोगे तो ये मार्कर ब्लर हो जाएगा। ये काम कौन करता है, हमारी सिलेरी मसल्स करती हैं। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है कि एक 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, बोल रहा है ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यानी एक जो है रेजिस्टेंस कितने ओम का है बेटा, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 ओम है। आर की वैल्यू 4 ओम है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 16 वोल्ट बैटरी, यानी एक 16 वोल्ट की बैटरी से वो क्या है बेटा, कनेक्टेड है। फिर कह रहा है द चार्ज पासिंग पर सेकेंड थ्रू दिस रेजिस्टेंस इज, इससे पूछ रहा है चार्ज कितना जाएगा, यानी आपसे क्यों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्यों पूछ रहा है। अब बात तो आती है आपको V और I, है ना, आपको ये रिलेशन पता है, V इक्वल आई आर, ये पता है ना, V इक्वल आई आर, ये रिलेशन आपको पता है। ठीक है, बट आपको क्यू का रिलेशन नहीं पता है। अच्छा, क्यू पूछा कैसे है, देखो जितने ऑप्शन लिखे हैं 0.25 कूलाम, 0.4 कूलाम, 4 कूलाम, 64 कूलाम, ठीक, ये आपको सब कूलाम में दे रखा है। कूलाम में देने का मतलब है कि आपसे ये चार्ज ही पूछा है। क्या पूछा है आपसे, ये चार्ज, ना कि करंट। तो इसलिए कभी कभी, अच्छा बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो V इक्वल आई आर लगा के आई निकाल के बता देंगे, वो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो Q, हमें Q का एक फॉर्मूला पता था, Q बराबर आई टी, क्यों आई थी ये तो हमें पता है ना, Q इक्वल आई टी। Q पूछा हुआ है, T पर सेकेंड है, और I की वैल्यू हमको निकाल लेनी है, तभी तो हमें Q पता चलेगा। I की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से। तो V इक्वल क्या है हमारे पास में बेटा, आई आर है, V की वैल्यू 16 है, I की वैल्यू क्या है हमारे पास में, I की वैल्यू पता ही करना है। R की वैल्यू कितनी है, 4, R की वैल्यू कितनी है, 4, इसको यहां से कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 4, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4। अब उसके बाद Q इज इक्वल 4, I की वैल्यू 4, टाइम कितना है, पर सेकेंड ही तो पूछा है, हाँ पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में। अब देखो कहीं उसने 1 सेकेंड नहीं दे रखा है, लेकिन उसने बोल दिया है पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4। समझ में आई बात। तो यहाँ पर Q इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4 कूलाम, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगला है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 9 ओम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम का है, यानी R बराबर कितना है बेटा हमारे पास में, 9 ओम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया तो 9 ओम को जब 3 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना आएगा बेटा बताओ, 3 ओम तो आएगा, यानी 3 ओम 3 ओम 3 ओम, है ना, 3 बराबर भागों में बांट दिया है। फिर कह रहा है इस तीनों टुकड़ों को, है ना, हम लोगों ने क्या किया है, आपस में कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है, बोल रहा है दीज 3 पीसेस ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इन तीनों को हम लोगों ने पैरेलल कनेक्ट किया है। ठीक है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बी
R डैश देन देयर रेशियो R अपॉन R डैश। देखो समझना, कह रहा है इन तीनों को हमने कैसे कनेक्ट कर लिया है, पैरेलल कनेक्ट कर लिया है। पैरेलल का मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल, भाई 1 ऐसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे नीचे 3 प्लस 3 प्लस 3। अब अगर बेस सेम होता है तो ऊपर की जो हमारा न्यूमरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1 1 1 कितने हो गए 3 अपॉन 3, कितना आ गया बेटा 1, यानी R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1। और आपसे क्वेश्चन में कहा है R अपॉन R डैश बताना है, ये तो बोला है R अपॉन R डैश आपको बताना है। तो R की वैल्यू कितनी थी 9, R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, तो R डैश और R की वैल्यू कितनी हो गई 9:1, ठीक है। और 9:1 का मतलब सिर्फ 9 ही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना लिखा हुआ है 9 सही है, ठीक। कुछ लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, एक आ जाएगा, बोलेंगे सर हमारा तो एक आया था, या कुछ लोग सोचेंगे कि 3 ही आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कितना आंसर आ रहा है 9/1, या हम लोग क्या बोल सकते हैं 9 बोल सकते हैं, ठीक है। ओके अगला है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं बताओ, सर्कुलर होती हैं कि इरेगुलर होती हैं कि पैरेलल टू द एक्सिस होती है, या क्या होते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है। पहले तो हम आपके लिए सोलेनॉइड बनाते हैं करंट कैरिंग वाला, है ना। सोलेनॉइड का मतलब होता है ये, है ना, ठीक। ये हो गया आपका सोलेनॉइड, दिस इज सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके मिडिल में, है ना, जो मिडिल है इसमें आपको बताना है कि मिडिल में करंट का जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कैसी होती है, क्या सर्कुलर होती हैं या इरेगुलर होती हैं कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होती हैं, कैसी होती हैं, पक्का सर्कुलर। देखो अभी देखो, अभी देखना, जैसे ये है ऐसे तो बनेगा बेटा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंट्री करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंट्री करेगा, है ना, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ये ऐसे बनता है, ठीक। अब देखो ये मिडिल में पूछ रहा है, तो यार मिडिल का मतलब क्या, ये ऐसे ऐसे तो लाइंस बन रही हैं, कैसे बन रही बेटा, ऐसे ही तो बन रही हैं। अब बताओ सर्कुलर है कि इसके पैरेलल है, क्या होना चाहिए पैरेलल, यानी तीसरा ऑप्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, यानी इस एक्सिस के क्या है बेटा पैरेलल है। समझ में आई बात। तो क्वेश्चंस को पढ़ करके आंसर देना है आपको, ऐसे नहीं कि बस एक बार पढ़ा, तुम लोगों को पता नहीं क्या, वो हमको लग रहा है ऐसे बोल रहे हो तुम, ये वाला क्या बोल रहे हो, ये ऐसे जो हम लोगों ने बनाया था इसका बोल रहे हो। इसका बीच में स्ट्रेट होता है बेटा, ऊपर नीचे क्या होता है कंसेंट्रिक सर्कल होता है, याद आया कुछ, तुम लोग ये बोल रहे थे ऊपर नीचे कंसेंट्रिक सर्कल होता है, बीच में क्या होती है स्ट्रेट लाइन होती है, तो मिडिल में तो कभी सर्कुलर होगा ही नहीं। तो मिडिल में हमेशा कैसा है, इसमें तो क्या है आपके पैरेलल है, इसमें तो क्या था ऊपर और नीचे कंसेंट्रिक सर्कल था और बीच में क्या थी स्ट्रेट लाइन थी। समझ में आई बात। तो बी पॉजिटिव फॉर द क्वेश्चन, डरना नहीं है। ओके पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, सॉरी पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इन एसिड रेन। एसिड रेन में पीएच वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है। अब ऑप्शन सुनो, पहला ऑप्शन है मोर देन 5.6, ठीक है, बी ऑप्शन है लेस देन 5.6, सी ऑप्शन है 7, तो 7 तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, और डी है नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें, लेस देन 5.6, लेस देन आर इक्वल टू 5.6, है ना, 5.6 आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप इतना बोल सकते हो कि लेस देन और इक्वल टू 5.6, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगला है, एक रिएक्शन लिखा हुआ है Zn प्लस CuO, वाओ, एरो Cu प्लस ZnO। हाँ अब इसमें आपसे पूछा है कि ऑप्शन सुनो, जिंक इज रिड्यूस्ड या CuO इज रिड्यूस्ड, सी ऑप्शन कॉपर इज रिड्यूस्ड या ZnO इज रिड्यूस्ड।
क्या? हाँ, ध्यान से समझना, रिड्यूस, रिडक्शन का मतलब होता है जिससे ऑक्सीजन हट जाए। क्या हो जाए? जिससे ऑक्सीजन हट जाए। तो CuO इज रिड्यूस्ड। किसे रिड्यूस किया गया है? CuO को, यानी कॉपर को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी कॉपर को हम लोगों ने क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, ये मत समझना कि रिड्यूस, जो रिडक्शन हुआ है वो कॉपर का हुआ। रिडक्शन का मतलब होता है जो हमारा CuO था इसका रिडक्शन हुआ, इसी से तो कम हुआ, यही कम होकर के तो ये आ गया। अरे यार, जब इसके पास ऑक्सीजन था तभी तो रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन नहीं हो तो रिडक्शन कहां से होता? तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे, अदर किसी का नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए? CuO इज रिड्यूस, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और रिड्यूस होकर क्या बनाया इसने? कॉपर। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन Zn का हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Zn का, क्योंकि इसके पास क्या आ गया बेटा? O आ गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ हमारे पास में? Zn का। और रिडक्शन किसका हुआ है? CuO का रिडक्शन हुआ है। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज। कार्बन एटम की बैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था Cl का, है ना? Cl का मुझे क्या Cl का मुझे लग रहा है वो पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था। ठीक है, अब देखो कार्बन की बोल रहा है कि बैलेंसी कितनी होती है, तो भैया देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 6। अब 6 को जो हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो क्या करते हैं? 2 और 4 6। लास्ट वाले शेल में इनको 8 पूरे करने हैं, लेकिन हैं कितने? 4। इसका मतलब इनका ऑक्टेट अभी खाली है। कितने कार्बन कितने बॉन्ड होने चाहिए इनके पास? 4 बॉन्ड। इसका मतलब इनके पास बैलेंसी भी कितनी है बेटा? 4, यानी टेट्रावैलेंट है बेटा। क्या है? टेट्रावैलेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी 4 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हलवा क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा इज एसिडिक सॉल्ट है, या नेचुरल सॉल्ट है, या बेसिक सॉल्ट है, या नॉट सॉल्ट? वॉशिंग सोडा, सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। Na2CO3 इंटू 10H2O। मतलब तुम सबको अगर एक ही क्लास में बिठा दिया जाए तो आपस में छाप वाप के कर सकते हो, हैं? अगर अलग अलग बैठोगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर एक साथ क्लास में बिठा दिया जाए तो छाप वाप के निपटा सकते हो। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 ये क्या है? बेस है। क्या है ये? बेस है। यानी ये जो आपका वॉशिंग सोडा बनेगा ये कैसा सॉल्ट रहेगा बेटा? बेसिक सॉल्ट रहेगा। कैसा सॉल्ट है आपका? बेसिक सॉल्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ओके, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ एथेनॉल प्रोड्यूस्ड। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल को जब हम एथेनॉल से भिड़ाते हैं। ओके, अब एथेनॉल कौन बताएगा? एथेनॉल क्या होता है? हाँ, CH3, हाँ, CH2, OH। गुड, इसको तुम C2H5OH भी बोल सकते थे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। C2H5OH। हाँ, एक क्वेश्चन और बताना था आप लोगों को। IUPAC नेमिंग में सभी लोगों ने गलत कर दिया था। एक जो ग्रुप आया था, एक ऐसे करके आया था, और यहाँ पे लगा था OH और यहाँ पे लगा था COOH, ऐसा लगा था ना? सभी लोगों ने गलत कर दिया था। प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो OH लगा हुआ है, ये जब कभी किसी और के साथ भी आता है, मतलब अगर एक साथ 2 ग्रुप आते हैं, वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। जब दोनों आ जाते हैं तो इसको हम लोग एथेनॉल या अल्कोहल नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोक्सी लिखते हैं इसको। ठीक, तो इसको पहले लिखेंगे तो इसका नाम होना चाहिए हाइड्रोक्सी। पहले आ जाता तो हाइड्रोक्सी हम लोग पहले लिख लेते हैं। हाइड्रोक्सी 1 2 3, कितने कार्बन है? 3, तो हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, लेकिन अब आपके सिलेबस में था नहीं तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, और हमने आपको पढ़ाया नहीं तो आप लोगों ने गलत भी कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा चलता रहता है। बट समझना ये सिलेबस में नहीं, बट 2-4% मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके सिलेबस में ना हो, है ना? 2% तो मान के ही चलो। 2% का मतलब लगभग 1.4 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। तो परेशान मत होना, जो आपको आएगा वो आप कर देना, ठीक है?
भैया देखो, कह रहा है एथेनॉल को जब हम सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, ये हो गया एथेनॉल, ये हो गया हमारे पास में सोडियम, तो भैया क्या निकलता है बताओ? कौन सी गैस निकलती है? O2 निकलती है, H2 निकलती है, N2 निकलती है कि CO2 निकलती है? कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। अच्छा, कैसे H2 गैस निकलेगी कौन बताएगा? मैंने इस रिएक्शन को आप लोगों को बता रखा है, क्या होता है बताओ? ये यहां से इसमें अट जाएगा, ठीक है, CH3 CH2O Na, और उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पर? H2 गैस जो है वो रिलीज हो गया ना। मेटल के साथ कभी अल्कोहल को अगर हम क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये समझ लेना। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ HCl प्लस NaOH। बढ़िया रिएक्शन है ना। अगला रिएक्शन है HCl प्लस NaOH। बताना सभी लोग, HCl इसमें एक वो लिखा हुआ है, लिक्विड है, जलीय है, मतलब एक्वस है। फिर NaOH, फिर उसके बाद क्या है? ये बना रहा है NaCl, सभी को पता है क्या बनाएगा ये इसके साथ, है ना, मेटल लव्स नॉन मेटल। और उसके बाद क्या बचा? H2O। गुड, क्या बचा? H2O, है ना, मेटल लव्स नॉन मेटल, है ना। मैं तुमको प्यार करूँ छू, ऐसे बोलता है मेटल हमेशा, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, या एलिमिनेशन रिएक्शन है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? क्या है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये देखना है ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। एसिड बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो क्या हो गया आपका ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सीधी सी बात, कहीं एसिड बेस देखो तो समझो क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, अब बायो में आते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन सुनना बेटा, फंगस, ग्रीन ग्रास, मैंगो ट्री, या बनाना ट्री। हेट्रोट्रॉपिक, फंगस, जाहिर सी बात है, देखो ग्रीन ग्रास हरे पौधे अपना खाना खुद बनाएंगे। मैंगो ट्री, भाई मैंगो ट्री हो, लीची का ट्री हो, गुआवा का ट्री हो, सब अपना खाना खुद बनाएंगे। बनाना ट्री, ट्री मतलब अपना खाना खुद बनाना। फंगस क्या होता है? फंगस डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंड करता है ना, जैसे मशरूम इज अ फंगस, मशरूम भी तो फंगस ही है, ठीक है। तो ये डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपके पास में? हेट्रोट्रॉपिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। गुड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण है? ऑप्शन सुनना। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको इंसान ने खुद बनाया हो। आर्टिफिशियल का मतलब जिसको हम लोगों ने खुद बनाया हो, है ना, विच मेड बाय ह्यूमंस, जिसको इंसान ने खुद बनाया है। ऑप्शन सुनना, फॉरेस्ट, बी रिवर, सी गार्डन, या डी डेजर्ट। क्या होगा? गार्डन। गार्डन तो सब अपने गार्डन में गार्डन बना लेते हैं, मतलब जहां जगह खाली होती है अहाता, वहां क्या कर लेते हैं? गार्डन बना लेते हैं। रिवर थोड़ा ना कोई बनाता है, फॉरेस्ट कौन ही बनाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट, तो गार्डन सही होगा। पल्मरी सेल्स आर फाउंड। पल्मरी जो सेल्स होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन सुनना, इन स्ट्रोमा, है ना, सॉरी इन स्टोमेटा है, बी ऑप्शन है इन लिवर है, सी ऑप्शन है इन किडनी है, या डी ऑप्शन है इन लंग्स। किसमें होगा? लंग्स में। पल्मरी आर्टरीज, पल्मरी वेन्स, है ना, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब लंग्स में पाई जाती हैं। फुसफुस बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं बेटा? फुसफुस या फुसफुसी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो लंग्स में पाई जाती है, ठीक है। गुड। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC डिप्लीटेड विच गैस। CFC किस गैस को सबसे ज्यादा डिप्लीट करती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। किसको? ओजोन को, है ना। आपसे सिर्फ एक गैस से मतलब है, कौन सी गैस? ओजोन, है ना। तो अगर कुछ भी पूछे किसको डिप्लीट करता है तो क्या बताओगे? ओजोन, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ये आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। दे रखा बेटा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के बगल में लिखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, फिर उसके बाद बी दे रखा है स्पायरोगायरा, उसके आगे दे रखा है फ्रेगमेंटेशंस, सी दे रखा है शुगर केन, फिजन्स, और डी दे रखा है अमीबा रीजनरेशन।
इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा एक सही है? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, प्लेनेरिया जो है ये बोल रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, या बी है स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशंस, सी है शुगर केन फिजन, और डी है अमीबा रीजनरेशन। क्या इसमें सही होगा? स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशंस, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? हाँ, शुगर केन फिजन, क्या मतलब हुआ इसका? भैया इसका ऑप्शन बी सही है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, वही क्या है इसका सही है कि स्पाइरोगायरा जो है वो फ्रेगमेंटेशंस करता है, फ्रेगमेंटेट होता है स्पाइरोगायरा की, मतलब जब क्या कहते हैं रखा जाता है तो उसमें थोड़े बहुत वो फ्रेगमेंट निकल जाते हैं, वो अखुआ टाइप में होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, शुगर केन फिजन पहली चीज तो प्लांट है, ठीक है, तो इसमें फिजन नहीं होगा। फिजन का मतलब होता है जो अपने आप एक से दो पार्ट में टूट जाए, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिजन बोल सकते हैं। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। शुगर केन को तो हम लोग काट काट के बिठाते हैं ना बेटा, तो उसे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये फिजन है। ठीक है, अमीबा रीजनरेशन अमीबा में क्यों ही होगा? अमीबा में तो क्या होता है? फिजन होता है ना, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, रीजनरेशन उसमें नहीं होता है। रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, है ना, इन सब में क्या होता है? रीजनरेशन होता है। ठीक है, ठीक है। अगला है इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज आर। इनमें से कौन सा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्या ये होता है? क्लोरोफिल के जरिए लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ऑप्शन बी द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, क्या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है? एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के क्या बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? अरे एनसीईआरटी में जो रेस्पिरेशन के लास्ट में लिखा हुआ है यह तीनों पॉइंट तो लिखे हुए हैं, 3 स्टेप्स। मैं सोच ही रहा था फोन क्यों नहीं आया अभी तक, पढ़ा रहा था। ठीक बेटा, ये लिखा। ओके, नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हॉर्मोन्स इज। इंसुलिन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है ना? द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हॉर्मोन्स इज टू कंट्रोल द लेवल ऑफ फैट इन ब्लड, ऑप्शन बी है टू कंट्रोल द लेवल ऑफ प्रोटीन इन ब्लड, ऑप्शन सी है टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, ये ऑप्शन डी है द कंट्रोल ऑफ लेवल ऑफ सॉल्ट इन ब्लड। क्या होना चाहिए? शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन्स काम में आता है? इंसुलिन हार्मोन्स काम में आता है। ओके, समझ में आई बात? ओके गुड। अब अगला है आपके लिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, है ना। देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इसमें आपको ये लिख करके नहीं दिया है कि कितने वर्ड्स में लिखने हैं, बट ध्यान से समझना, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं तो लगभग मान के चलिए आपको 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स। अब 80 to 100 वर्ड्स का मतलब हो गया लगभग 2 पेज आपको भर देने हैं, है ना। क्योंकि देखो 4 नंबर और 6 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 नंबर और 6 नंबर के ही क्वेश्चन आपके जो है वो बनाए जा रहे होते हैं। तो देखो अगर क्या कहते हैं ऐसे ऑप्शन में रहा, जैसे मान लो पिछले साल पेपर बना था, क्वेश्चन नंबर पहला इसका 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे था, ऐसे करके था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोनों का मिला के ही आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 4 नंबर। यानी इसके 2 नंबर मिल रहे हैं और इसके 2 नंबर मिल रहे हैं, यही तो मिल रहा है। 2 नंबर का मतलब लगभग 1 पेज, 2 नंबर का मतलब लगभग 1 पेज। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि 2 नंबर अगर आपको पाना है तो लगभग आपको 1 पेज भरना होगा। और ऐसा नहीं कि चाहे जो लिख करके भर, जरा काम की चीज में लिखना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, which type of mirror is usually used as a rear view mirror in motor cars, यानी हाँ मोटर कार में कौन से टाइप का मिरर यूज होता है एज अ रियर व्यू मिरर, है ना। स्टेट इट्स रीजन ऑल्सो, है ना। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? कौन सा मिरर यूज होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एज अ रियर व्यू मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा रियर व्यू मिरर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बताना क्या ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया।
अच्छा अभी बन जाएगा। अब बन गया कॉन्वेक्स मिरर? नहीं बना? पक्का? क्यों? हाँ कुछ लोग तो कॉपी में ऐसे कॉन्वेक्स बना रखे थे हैं। अरे मूर्खों, मूर्खानंद, इधर कर लो चाहे इधर कर लो, पॉलिश से मतलब होता है अगर पॉलिश अंदर के साइड में है ना, तो ही ये क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो टाइप के इमेजेस बनती है। एक तो कहाँ बनती है बेटा, एक तो हम इनफाइनाइट पे रखते हैं, ठीक, एक तो हम कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो ये डाइवर्ट हो जाता है, होता नहीं होता बेटा, कहाँ होता है, डाइवर्ट हो जाता है, और ऐसा महसूस होता है कि ये फोकस पर आ रहा है, ठीक है, ये डाइवर्ट हो जाता है और ऐसा महसूस होता है। सर बेटा महसूस ही होता है, आता होता है नहीं, ठीक है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे कहाँ पर आ रहा है, ये हमारे फोकस पर आ रहा है, ठीक है, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें बेटा, ऑब्जेक्ट को इस पोल से और इस इनफाइनाइट के बीच में कहीं रख दें। मैं अगली इमेज यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये मान लो हमारा मिरर है ना, ये हमारा मिरर है, और अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया, यहीं रख दिया मान लो, तो एक तो ये ऐसे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा और ये फोकस पर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा बेटा कहाँ से जाने की कोशिश करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे वापस हो जाएगा, यानी इन दोनों को काट के इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। मेरी बात आई समझ में? और कैसी बन रही है बेटा, ये इरेक्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्टेड मतलब सीधी बन रही है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो अगर ये प्रश्न आया तो सबसे पहले आप ये चित्र बना देना, सबसे पहले। और चित्र, कुछ लोग इतने बड़े वाले अच्छे व्यक्ति थे, ऐसे किया और ऐसे यहाँ मिला रहे थे, मैंने देखा, मैंने कहा ये मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं कि ये ऐसे इधर कहाँ से मिल जाएगी। अरे ये लाइट है तो इसका सीधा ऐसे हुआ, या तो इसका सीधा ऐसे हुआ, ये किसका सीधा हो गया, है ना। तो थोड़ा सा बुद्धि दिमाग खोल के इसको लिखना। तो ये इमेज बना देना, पहले बना दिए, आधा पेज तो तुम्हारी इमेज लेके चला जाएगा। आधा पेज लेके गया, उसमें क्या लिखोगे कि बिकॉज ऑफ इन कॉन्वेक्स मिरर वी गेट इरेक्टेड इमेज। कैसे इमेज मिलती है, इरेक्टेड यानी सीधी इमेज मिलती है, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और वस्तु से कैसी इमेज बनती है बेटा, छोटी इमेज बनती है। दैट इज वाई ऑलवेज वी शुड यूज convex mirror as a rear view mirror for seeing a smaller size image of the object and between the pole and focus। कहां पर, पोल और फोकस के बीच में बनती है, इस वजह से हमें कौन सा मिरर इस्तेमाल करना चाहिए बेटा, कॉन्वेक्स इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बात आई समझ में? तो ये एक पेज में क्या आप नहीं लिख पाओगे, उसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन इसी का है, सेकेंड पार्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्कोमोडेटिंग पावर ऑफ एन आई, यानी एक आंख की सामंजन क्षमता क्या होती है। सामंजन क्षमता का मतलब होता है कि वो कितने रेंज से कितने रेंज के बीच में वो आंख देख सकती है ना। एक्कोमोडेशन पावर ऑफ आईज का मतलब होता है आंख कितने देर से कितने मतलब डिस्टेंस में देख सकती है। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ हेल्दी आई ऑफ अ पर्सन, यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही प्यार से एक पेज में आपको लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे एक्कोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, है ना, एक्कोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अब आप उसमें एक्कोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई में लिखना, पहला पॉइंट स्टार्ट करोगे, ऊपर लिखोगे एक्कोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, है ना, ऑफ आईज, ठीक है। पहला पॉइंट आप उसमें लिखना स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे, फॉर ऑल ह्यूमन आईज, सभी इंसानी आंखों के लिए द मैक्सिमम डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट विच सिचुएटेड एट द इनफाइनाइट, यानी हम हर एक उस वस्तु को देख सकते हैं जो इनफाइनाइट तक की जो है वो मौजूद है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, मतलब जो इनफाइनाइट तक है हम उन सारी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही करेक्टिवली, ठीक है। फिर आप अगला पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे, अगला पॉइंट आप ये लिखोगे कि when a person suffering from any eye disease, जब कोई व्यक्ति किसी आंख की बीमारी से सफर करता है या परेशान होता है,
तो उसकी एकोमोडेशन पावर जो है वो घट जाती है ना। जैसे एक होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। तो क्या होता है, उसकी सामंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है या घट जाती है। तो अ पर्सन डिक्रीजेस ह्यूमन आई डिस्टिंक्ट विजन बाय द डिजीज ऑफ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, जिसकी वजह से उसकी आंखों की क्षमता जो है वो घट जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट लिखा। अब बीच में फिर एक लाइन का गैप मारोगे, है ना, और नीचे लिखा उसके बाद जो क्वेश्चन आपको दे रखा था, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये हेडिंग डालोगे, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो क्वेश्चन में पूछा है वो हेडिंग डाल के आपको लिखना है। तो आपसे पूछा है तो आपने एक तो डाल दिया भैया एकोमोडेशन ऑफ आईज, 2 लाइन इसमें लिख दिया, 2 लाइन 4 लाइन, आधा पेज ही भर दिया। सर लिखोगे अगला जो आपसे पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें आप पैराग्राफ में लिखोगे फॉर अ हेल्दी आई, एक आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, हाँ 25 सेंटीमीटर। पूरा लिखना कितना होती है, फॉर अ हेल्दी आई क्या होती है, लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी इफ अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट विच सिचुएटेड एट 25 सेंटीमीटर दैट मीन्स इट्स आई इज वेरी हेल्दी, यानी उसकी आंखें क्या है, बिल्कुल से सही है ना। इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मेरे बताइए समझ में। अब ये 2 नंबर में आपको दे रखा, अगर आपने एक पूरा पेज भर दिया ऐसे लिख करके तो नंबर कहीं से कटने के चांसेस हैं, नहीं काट पाएगा भाई, नंबर कहाँ से कटेगा वो आपका। सेकंड है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस हुज पावर इज -2.5 d, यानी अब आपका ये न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल में जो लिखा है वही तो करोगे यार। न्यूमेरिकल में आपको तो पेज बढ़ाना नहीं है। जैसे इसमें आपको दे रखा है पावर, p की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, -2.5 d, यही तो दे रखा है। और आपसे पूछा है कि आपको बताना है फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ, यानी f बताना है। बताओ f इसका क्या होगा, लेंस, इस बात का ध्यान रखना, f बराबर आपको बताना है। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा f का, बताओ, 1/f। ये मीटर में होता है तब, ठीक है, सेंटीमीटर में होता है तो क्या होता है ये हमारा 100/f। ठीक है, तो अगर ये डायोप्टर में दे रखा है तो आप 1/f भी लगा सकते हो, 100/f भी लगा सकते हो, आप उसके आगे डाटा लिख देना। मेरा मन कर रहा है 1/f ही लगाने का, मैं 1/f लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा p की वैल्यू हमको दे रखा है भाई, p की वैल्यू कितनी दे रखा है, -2.5 इज इक्वल 1/f। f यहाँ चला जाएगा, 2.5 यहाँ आ जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी -2.5। ठीक है, 0 हटाओ, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, यानी कितनी वैल्यू आ गई, 10/25। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहो तो ऐसे लगा लो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, यानी अब f की वैल्यू कितना आ जाएगा। अब इसको जो डिवाइड करोगे तो 0.4, यानी 0.4 मीटर, हाँ माइनस का 0.4 मीटर। अब बताओ अगर फोकल लेंथ, क्या ये ऊपर 1 लिया था ना, तो इसलिए मीटर लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 ले लेते हैं, सेंटीमीटर लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है ये किस टाइप का लेंस है, बताओ, अभी कल ही बताया था इसको, कॉनकेव। कैसे पता ये कॉनकेव है, बताओ, माइनस है तो कॉनकेव है। ठीक है, लेंस की बात हो रही है, अगर माइनस है तो क्या है, कॉनकेव है। क्यों है कॉनकेव है बेटा, क्योंकि इस तरफ है। हाँ देखो, अगर कोई लाइट ऐसे आती है तो ऐसे ये डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, अगर ये ऐसे आती है तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो फोकस है वो कैसा आ रहा है, माइनस में, इसीलिए कैसा है आपका ये कॉनकेव। ठीक, अब देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अपने आप तो आधा पेज लेके जाएगा ना। अब ऑलमोस्ट अगर ये आया तो ये आधा पेज तो आपका लेके, मैं तो ऐसे सटा के कर दिया हूँ। ठीक है, आपको आधे पेज से इसको थोड़ा ज्यादा में लिखना है, मतलब ऑलमोस्ट आधा पेज आपका आ जाना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 इफेक्ट प्रोड्यूस बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। आपको कोई 2 इफेक्ट ऐसे लिखने हैं जो एटमॉस्फेयर के लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। बताओ क्या हो सकता है, स्टेट 2 इफेक्ट प्रोड्यूस बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। सबसे पहला तो क्या, द कलर ऑफ स्काई,
सबसे पहला भैया क्या होगा, द कलर ऑफ स्काई, है ना, कि जो आपके स्काई का कलर है ये कैसा होता है, ब्लू होता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा बताओ, अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, ये भी हो सकता है ना, कि भाई अगर सूरज डूब जाते हैं, सूरज जी डूब जाते हैं, फिर भी आपको थोड़ी देर तक उजाला दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो ये सूरज जी हैं, ये डूब गए हैं, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से आपको सूरज जी जो है वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, यानी ऐसे। ठीक, आप यहाँ पे ऐसे बना देना, पर्सन जो खड़ा होकर देख रहा होगा, है ना, आई बात समझ में। तो आपको ये चित्र बना करके दोनों फिनोमेना लिखना है, एक एक नंबर के दोनों फिनोमेना होंगे, आधे पेज में आपका आराम से आ जाएगा और आप सॉल्व कर ले जाओगे। मेरी बात आई समझ में? ओके डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। कह रहा है वाई आर द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय इंस्टेंट ऑफ प्योर मेटल, गिव एनी टू रीजन। बताओ क्यों जो आयरन की कॉइल होती है, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेस की तो बात हो रही है, हिंदी में देखना पड़ेगा, विद्युत स्तरी, जी हाँ वो स्तरी मतलब प्रेस, है ना, जो प्रेस है उसका जो कॉइल होता है एलॉय का बनाया जाता है, प्योर मेटल का नहीं बनाया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों बताओ? प्योर मेटल और एलॉय में क्या डिफरेंस हो सकता है? मैलिएबल होता है, स्टेबल करने के लिए एलॉय बना देते हैं। देखो मेटल जो हो सकता है वो जैसे आप हीट करते ना तो बहुत ज़्यादा उसकी मेल्टिंग कैपेसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है जब आप ज़्यादा कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं तो जो प्योर मेटल है वो हल्का सा ऐसे फ्लो करने लग जाता, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एकदम मुलायम सा हो जाता है ना, एकदम से नम बोलते हैं ना, एकदम फ्लेक्सिबल सा हो जाता है ना। इसी वजह से आप ये बोल सकते हो कि हम लोग एलॉय बनाते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो लोहा होता है ये गर्मी में फैलता है और ठंडक में सिकुड़ जाता है ना, कि मेटल ऐसा बोल सकते हो प्योर मेटल रिलैक्सेशंस इन समर, यानी जब उसको गर्मी दी जाती है तो हल्का सा क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, एंड विंटर्स जब उसको ठंडी लगती है तो क्या हो जाता है, वो हल्का सा सिकुड़ता है। तो ऐसे वो फैलता सिकुड़ता तो आपका जो प्रेस होता वो क्या हो जाता, वो खराब हो जाता, या उसके जो नीचे की प्लेट है वो क्या हो जाती बेटा, टूट जाती। इसी वजह से मेटल का ना बना के, प्योर मेटल का ना बना के किसका बनाते हैं हम लोग, एलॉय का बनाते हैं, ठीक है, जिसपे बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडक का कुछ एहसास उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, आई बात समझ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 4 रेजिस्टेंस, आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसमें आपको 4 रेजिस्टेंस जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, बताना बेटा सभी लोग इसको साथ में मेरे कैलकुलेट करके बताने की जरूरत करना। बच्चा लोग बताओ, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आपको बताना है, क्या रहा है, कनेक्टेड शोन टू अ बैटरी 10 वोल्ट, जैसा कि प्रदर्शित है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ 15 वोल्ट रेजिस्टर, यानी इस जो रेजिस्टेंस है इस पे जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वो आपसे V की वैल्यू पूछा हुआ है कि जो V की वैल्यू है इसके लिए कितना है। तो बेटा इसकी V की वैल्यू के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। और I निकालने के लिए आपको पता है, आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं V इज इक्वल IR, यानी पहले तो आपको ये सारे रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सारे रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, फिर आप क्या निकाल पाओगे, I निकाल पाओगे। फिर I निकालने के बाद फिर आप एक एक रेजिस्टेंस के लिए क्या निकालोगे, V निकाल पाओगे। मेरी बात आई समझ में। तो सबसे पहले हमें पता है 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, I निकालने के लिए पहले R निकालो। अब जब इन तीनों को पैरेलल ही तो है बेटा, पैरेलल ऐड करोगे
2 3 6 ऐसा कर लो 1/20। तुम लोग सही से लिखना, मतलब ऐसे कोटेशन में, एग्जामिनेशंस में आप कोटेशन में लिखना, मैं तो ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आप ऐसे लिखना है ना, ऐसे लिखना। इसमें नंबरिंग तो नहीं पड़ा है बट ठीक है, A B ऐसे लिखना। देखिएगा, फ्रॉम A to B टोटल रेजिस्टेंस इज, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1 R2 R3। एक लाइन आप बढ़ा देना, मैं तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, 1/20 1/30 1/60। बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, 2 3 जा 2 जा 1 जा, तो कितना हो जाएगा 3 3 6/60 1/10। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी ना ये, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी पलट देंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी ये 10 है और ये कितना है 15। तो भैया ये तीनों हो गए हमारे एक में, यानी यहां पे मान लो 10 और ये भी सीरीज में है, तो 10 और 15 कितने हो गए 25। यानी जो टोटल, अब मैं यहाँ एक सर्किट बना दे रहा हूं, ठीक है, ये मान लो ये हमारी बैटरी थी, ठीक है, और हमारे पास में कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया है, अब हमारे पास में 25 ओम का रेजिस्टेंस हो गया है, 10 वोल्ट की बैटरी थी। यही तो हमें करंट निकालना है, तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है भैया, V इज इक्वल IR, यहां से निकालते हैं। देखो V इज इक्वल क्या है IR, V की वैल्यू हमें पता है 10, I की वैल्यू हमें नहीं पता है, R की वैल्यू कितनी है 25, तो 10/25, ये पिछला क्वेश्चन ही तो आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़ा लो और यहाँ पे पॉइंट लगा लो, यानी आप ऐसे कर सकते हो कि 0.4, यही तो होगा 0.4, पिछला वाला क्वेश्चन तो है, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, I की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, ठीक। अब I की वैल्यू 0.4 आ गई, अब आपको जिस भी रेजिस्टेंस से निकालना है, उसने इसने इसी के लिए तो पूछा हुआ है, इसी के लिए तो पूछा हुआ है भाई, V की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी है, V की वैल्यू तो 10 ही रहनी है, R की वैल्यू हमको क्या रखना है 15 रखना है, तो मैं R की वैल्यू 15 रख के दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे हमें V की वैल्यू तो भाई 10 ही रखनी है, V की वैल्यू कितनी होगी है 10 ही होगी, तो चेंज नहीं होगा। R की वैल्यू कितनी हो गई है 15 हो गई है, और उसके बाद आपसे पूछा हुआ है I की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल क्या होता है, V इज इक्वल IR होता है, तो V की वैल्यू है 10, I की वैल्यू पता करनी है, R की वैल्यू है 15, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, I की वैल्यू अब निकालोगे तो 5 3 जा 5 2 जा, है ना, यानी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2/3, यानी 0.666 ऐसे आता जाएगा, है ना, यानी 0.67 में लिख सकते हो, 0.666 में लिख सकते हो। I की वैल्यू आपके पास में ये आ गई, ठीक। तो ये आराम से आपका आधा क्या हमको लग रहा है एक पेज लेके चला जाएगा, बढ़िया डायग्राम बना दोगे तो, है ना, नीट एंड क्लीन डायग्राम। मैंने तो एक ही बार में बना दिया, आप जब इसको एक बार सॉल्व करना तो ये आपके सीरीज में आ जाएगा, मतलब एक साइड में हो जाएगा। आप दूसरा डायग्राम बनाना कि एक साइड में हो गया, फिर जब आप इन दोनों को ऐड करना तो तीसरा एक डायग्राम बनाना, ये कि ये बन गया, मतलब एक साथ आपको 3 डायग्राम बनाने, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने हर एक चीज कैलकुलेट करी है ना। जब तक एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि आपने हर एक चीज कैलकुलेट करी है, तब तक वो आपको अच्छे से नंबर नहीं देगा बेटा, ठीक है। इसीलिए अगर ऐसा आता है तो आपको जल्दी नहीं करना है, आपको पूरा काम करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, बोल रहा है द करेंट पासिंग थ्रू अ रूम हीटर इज डबल्ड, यानी एक रूम हीटर से करंट जो पास किया गया है उसको डबल कर दिया गया। देखो कल वाला परसों वाला क्वेश्चन आया, सॉरी कल ही तो लगवाया था, कल वाला क्वेश्चन आया, क्या रहा है द करंट पासिंग थ्रू अ रूम हीटर इज डबल, यानी I की वैल्यू पहले 1 थी, अब I की वैल्यू कितनी कर दी गई है 2 कर दी गई है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताना है व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट, अब इसके जरिए हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, कितनी हो जाएगी 4 होगी, नहीं होगी, कल बताया था ना, H इज इक्वल I² RT, ये तो दोनों सेम ही रहने वाले हैं, कोई अंतर नहीं है। पहले 1 था तो हीट 1 प्रोड्यूस हो रही थी, अब I की वैल्यू कितनी है 2 हो गई है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई बेटा 4, यानी पहले से 4 गुना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये कल भी क्वेश्चन था, हमको लग रहा है एक उसमें मतलब
MCQ में भी था और प्री बोर्ड्स में भी था। ये क्वेश्चन आता जरूर है यार MCQ में, है ना, इसलिए ध्यान रखने। इसमें तो 2 नंबर में दे दिया, आप सोचो इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर आपके 2 नंबर दे के जा रहा है इससे अच्छा क्वेश्चन, अब इतना सा क्वेश्चन है, आपको तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा आधा पेज में जाएगा, बट अब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है आपके लिए, है ना। ओके, नेक्स्ट है स्टेट 2 वेज टू इंक्रीज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई 2 आपको रास्ते बताने हैं जिससे क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखो हमें रूल्स पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, या राइट हैंड रूल हमें पता है, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड रूल किसी में दिया भी था, क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल, 4 फिंगर किस चीज को बताता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ठीक है। और फिर ये किसको बताता है, थंब फोर्स को बताता है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो अगर आपको फोर्स बढ़ाना है तो आप क्या, करंट की डायरेक्शन को और क्या कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों चीजों को बढ़ा दो, आपके फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप एक लिख सकते हो बाई, पहला लिखोगे क्या, वी कैन इंक्रीज फोर्स बाई डैश नंबर 1 एक्टिंग मोर करंट या फ्लोइंग मोर करंट। तो लिखोगे फ्लोइंग मोर करंट, अब उसके अंदर लिखोगे इफ वी वांट टू इंक्रीज द फोर्स, अगर हमें फोर्स को इंक्रीज करना है सो वी कैन इंक्रीज द करंट एज वेल एज वी इंक्रीज करंट द फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे हम करंट इंक्रीज करते हैं फोर्स क्या होता रहेगा, अपने आप इंक्रीज होता रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, इंक्रीजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दूसरा क्या लिख सकते हो, इंक्रीजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर लिखोगे एज वेल एज वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजेस, फोर्स अपने आप जो है बढ़ता रहता है। समझ में आई बात, यानी ये भी आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ओके, ड्रॉ अ स्केच टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स विद द डायरेक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। क्या कितना इजी है, एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, इसके जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है आपको उसको शो करना है। बताओ कैसे बनाओगे ये। हाँ, जैसे बोल रहा है ड्रॉ स्केच टू शो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विद द डायरेक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है ना, ये मान लो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, ये चाहे ऐसे ही बना लो। अब आपको इसमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो पूछा है, हाँ मैग्नेटिक लाइन जो है वो कैसे बनती है अराउंड द बनती है भाई। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन में अगर हम ऐसे थंब रखें तो उंगलियां जिधर रैप हो रही हैं, उंगलियां जिधर रैप हो रही हैं उधर ही तो उसकी डायरेक्शन बनेगी। बताओ बनेगी ना, यही तो होगा। तो क्या कहते हैं, एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बार मैग्नेट पूछता, ऐसे करके बार मैग्नेट के बारे में पूछता तो क्या होता, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये ऐसे आप बनाते कि नॉर्थ से निकलते हैं और कहाँ एंट्री करते हैं बेटा, साउथ में एंट्री करते हैं। आप ये बता सकते थे, मेरी बात आई समझ में। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें और लगा हुआ है, और लगा के दिया है गिव 2 रीजन व्हाई डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो अगर आपको ऊपर के क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो ये वाले नीचे वाला कर लो। और लगा हुआ है कि घरों में हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक सर्किट होती है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होती है, बताओ क्यों होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहला रीजन क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस। दूसरा रीजन क्या है कि डिफरेंट स्विचेस फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस। तीसरा रीजन भी है व्हेन वन अप्लायंसेस इज रूइंड, यानी अगर कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सीरीज में होता तो क्या, एक खराब तो सारे के सारे खराब हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अगले लिखा है व्हाट इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था, यही बना लो। सोलेनॉइड यही बन सकता है, क्या दिक्कत है, बस खाली इसका ऐसा मुखौटा चेंज कर दो, बस ये आपका सोलेनॉइड बन गया। यहाँ पे ऐसे तार जोड़ दो, है ना। दिस इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये क्या है आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाएगा बेटा, ठीक है। दिस इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड।
ओके फिर उसके बाद कह रहा है कि कैन बी इंक्रीजेस। अब कह रहा है इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लोग क्या करंट इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा करंट आप इंक्रीज करोगे इन तारों में, जितना करंट इंक्रीज करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो अपने आप इंक्रीज होता रहेगा। ध्यान से समझना, कभी भी तुमसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हो, बस खाली बोल देना करंट बढ़ा करके। एक चीज हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हो, करंट बढ़ा के। और अगर कोई पूछता कि इलेक्ट्रिसिटी की मतलब स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, तो आप बोलो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के। ठीक वैसे वर्षा है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी आती है और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप अनपढ़ हो, बिल्कुल अंगूठा टेक हो, तो आप ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपको सही आंसर कहाँ ही पता है कुछ भी, है ना। तो यही लिख दोगे तो आपको, आप सोचो यार ये पूरा एक सेक्शन मैंने करा दिया, है ना। अगर सही सही बताएं, अगर हमको लिखना होता, मतलब हम तो फिलहाल ट्रेंड है, मतलब अगर किसी स्टूडेंट को लिखना होता तो ट्रेंड हो, आधे घंटे का ये काम नहीं है। क्या ये जो सारे डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट टाइप में है, आधे घंटे का पेपर नहीं है डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट। और आपको ऐसे डिवाइड भी करना है। जो एमसीक्यूज हैं करोगे कैसे, एमसीक्यूज 20 एमसीक्यू आते हैं। एक एमसीक्यू अगर न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, पढ़ के करने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूं स्ट्रेटजी होती क्या है असल में। एक टॉपिक खत्म हो गया, मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं। जैसे हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे मान लो मैं एसएससी के पेपर में बैठा हूं, अब एसएससी में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक, 100 क्वेश्चन, इसमें 4 सेक्शन होते थे। एक तो होता था हमारा रीजनिंग, एक होता था मैथ, एक होता था इंग्लिश और एक होता था जीएस। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या सारी चीजें। इंग्लिश और जीएस दो ऐसी चीज थी जिसको अगर आपको आंसर आया तो आया, लगाया आपने, नहीं तो आप ऐसे बढ़ गए, है ना, है ना। आप ऐसे बढ़ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दो चीजें ऐसी थी। रीजनिंग और मैथ में फंसना होता था। ठीक, तो इस सब का हम लोग टाइम डिवाइड कर लेते थे। जैसे 60 मिनट में अगर देखा जाए चारों सेक्शन करने के लिए ना, बहुत मेहनत पड़ेगी। मेहनत क्या, बहुत ज़्यादा आपको एक ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे, टाइम डिवाइड करते थे कि भैया 20 मिनट इसमें देंगे, क्वेश्चन हो या ना हो, 20 मिनट इसमें देंगे, 20 मिनट इसमें देंगे, क्वेश्चन हो या ना हो, कितने भी क्वेश्चन हो 20 मिनट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। 20 और 20 कितने हो गए, 40 मिनट, बचे 10 मिनट। 10 मिनट में जितनी जल्दी ये, सॉरी 20 मिनट बचे हमारे पास, 20 मिनट में जितनी जल्दी ये हो जाएगा, वापस से हम लोग इस पर आ जाएंगे, जो कुछ छूटे हुए क्वेश्चन उसको करेंगे। और ऐसे स्ट्रेटजी से पूरा पेपर भी हो जाता था और वापस से एक बार हम लोग रिवाइज करके भी कर लेते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको टाइम देखना था। ऐसे बोर्ड्स के पेपर में होता है यार, 3 घंटा मान लो आपको मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा मान के चलो, कितना मिलेगा आपको, 3 घंटा। 3 घंटे का मतलब है कि आप जो एमसीक्यूज हैं आपके, है ना, एमसीक्यू के लिए हदो हद आप लोग दोगे 10 मिनट सॉल्व करने के लिए। हदो हद 10 मिनट बहुत है ना, क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं है, 2 या 3 न्यूमेरिकल एमसीक्यू में आएंगे, उससे ज्यादा नहीं देगा। यानी एमसीक्यूज के लिए आपके पास कितने मिनट होने चाहिए, 10 मिनट। 5 मिनट आप एमसीक्यू को फिल करोगे ओएमआर में, टोटल कितने मिनट होगा आपके पास, 15 मिनट हो गए। अभी आपके पास कितने टाइम बचे हुए हैं, 3 घंटा करीब में आपके पास 3 घंटा बचा हुआ है। ठीक है, ठीक, आप सुनो, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन होते हैं। इन 4 क्वेश्चन को आपको करने के लिए बहुत ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो आप 45 मिनट लोगे 4 क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। 4 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 45 मिनट है। या अगर आपके पास, मतलब मैं तो 12 मिनट एक पे दे दिया, है ना, 12 चौक 48। ठीक है, मतलब मान के चलो 48 मिनट ले लिए एक क्वेश्चन को करने का, 4 मिनट, मतलब 8 मिनट में आपका एक पूरा पेज भर जाना चाहिए। 8 मिनट का आपका एक पेज जो है पूरा भर जाना चाहिए। एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने मिनट चाहिए, लगभग 12 मिनट। 4 क्वेश्चन मतलब 48 मिनट। ठीक है, अब जो डिस्क्रिप्टिव सेकंड टाइप पे आता है, मतलब जो लॉन्ग आंसर होते हैं, है ना, जो आपको कम से कम 300 वर्ड्स में लिखने होते हैं, ये भी आपके पास कितने आते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये लगभग आपके पास में 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6-6 नंबर मान के चलो, ये 7 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है,
अब आप जब इनको जोड़ोगे टोटल, हम इसको 50 ही मान ले रहे हैं, मान लो 50 ही मान लिए, 50 5 सॉरी 5 5 5 5 और 1 6, यानी 65 मिनट आपके पास हो गया। आपको 180 मिनट मिले थे, है ना, 65 मिनट जिसमें से आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी अभी आपके पास कितने बचे हुए हैं, 120 मिनट, लगभग 120 मिनट आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अब 120 मिनट में आप डिवाइड कर लो कि लगभग आपको 90 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व कर लेना है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। तो आप इतनी जल्दी तो फ्रंट हो नहीं कि सब कुछ कर ले जाओगे, इतने में ही कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल और क्वेश्चन में कोई ऑप्शन है आपका, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल और क्वेश्चन में कोई ऑप्शन है, न्यूमेरिकल एक बार पेपर पे लगा के देख लेना, अगर सॉल्व हो जा रहा है, अच्छे से कट पिट जा रहा है, तो कॉपी में न्यूमेरिकल ही लगाना। और ऐसा तो होगा नहीं कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने देखा ना हो, सब देख के ही जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कुछ ऐसा आता है तो एक बार पेपर में सॉल्व करना। ये क्यों बचा रहे हैं हम यहाँ पर 30 मिनट, इसीलिए बचा रहे हैं कि कम से कम आपको 2 बड़े न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। 2 बड़े न्यूमेरिकल लगाने का मतलब 5 मिनट आपका जाएगा, कम से कम 5 मिनट जाएगा, 10 मिनट गया। अगर सही हुआ फिर ठीक है, नहीं सही हुआ आप दूसरा उसका डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन कर देना, ठीक है। तो जो 30 मिनट आपका बचेगा ना, ये मैनेज हो जाएगा आप में। तो पूरे के पूरे 3 घंटे में आपको पेपर जो है सॉल्व करना, ये नहीं कि 2 घंटे में करके बैठ जाओ। 2 घंटे में करके बैठोगे तो भी तुम्हारे 70 में से मार्किंग होगी, 3 घंटे में करोगे तो भी 70 में से मार्किंग होगी। अब ये नहीं कि तुमने सॉल्व कर लिया है, ओएमआर शीट भरी ही नहीं है, वो छीन रहे, सर बस 1 मिनट हो जाए, सर 1 मिनट हो जाए। अरे ऐसा नहीं करना मालिक, आप पहले सॉल्व कर लो, फिर ओएमआर शीट भर लो। और घड़ी देख करके 1-1 मिनट, अगर तुमने 50 मिनट में नहीं किया डिस्क्रिप्टिव सेकंड, छोड़ दो उसको, जो नहीं किया वो नहीं किया, लॉन्ग आंसर में चले जाओ, क्योंकि अगर एक लॉन्ग आंसर छूटा तो 6 नंबर गए पानी में। अगर एक लॉन्ग छूटा तो 6 नंबर गए पानी में। तुम शॉर्ट छोड़ दोगे, 2-4 नंबर ही तो है, 2 नंबर ही तो, एक ही तो छूटेगा, लेकिन लॉन्ग एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटेजी होती है। अब जैसे एसएसटी में डरते हो यार, एसएसटी में या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 6 नंबर के 4 क्वेश्चन, यही होते हैं। 10 नंबर का मैप आता है उसमें, है, तो उसमें भी डरना नहीं, उसमें भी ऐसी स्ट्रेटजी यही अपनाओ कि शुरू के 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट, और ये आदत आपको बनानी पड़ेगी। जैसे एमसीक्यू लिए रहते हो, एक एक पढ़ते हो, पेन चबाते हो, ऐसे खुजली करते हो, फिर देखते हो, फिर इधर उधर देखते हो, ये नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ये मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ये आदत बनानी पड़ेगी। और आदत बना लोगे तो मेरी गारंटी है, मैं आपको 3 घंटे का पूरा हिसाब दे रहा हूँ, है ना। बीए बीएससी का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। जैसे जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं वो 3.5 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे, और जो पढ़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो 2 ही घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं। अब जैसे मान लो हमने बीएड का पेपर दिया, बीएड के पेपर में पूरे हॉल में सबसे पहले मेरा हो जाता था, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि लिखना कैसे है, मुझे आंसर पता थे। मार्कर उठाओ, पहले ब्लैक पेन का काम पूरा कर लो, पहले ब्लैक पेन का काम पूरा कर लो। अब ब्लैक पेन उठाने ही नहीं है, हमने इतना बता दिया कि इतने से इतने हेडिंग के बीच में हमको ये लिखना है, लिखना शुरू कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, बिना स्ट्रेटेजी के पहुंचोगे तो काम नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी रखो कि आपको 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है, और एक एक चीज अच्छे से लिख के सॉल्व करनी है। कोशिश करना कि अगर न्यूमेरिकल आपके हत्थे चढ़ रहे हैं साइंस में, तो न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना, क्योंकि न्यूमेरिकल के आपके फुल नंबर मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव में आप कितना भी सॉल्व कर दोगे, हो सकता है 6 नंबर का हो, आपका 1 नंबर काट ले, हो सकता है ऐसा, आपने लिखा हो फिर भी 1 नंबर काट ले, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर सही है तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान। और हाँ, जहां चित्र होगा वहां चित्र जरूर बनाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सेकंड है, सब सेक्शन 2 में इसमें बोल रहा है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एक तरफ लिखोगे भैया क्या, मेटल, एक तरफ क्या लिखोगे, नॉन मेटल। एक तरफ क्या लिखोगे, मेटल, एक तरफ लिखोगे नॉन मेटल। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 ही प्रॉपर्टी लिखोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितनी प्रॉपर्टी लिखोगे, 3 प्रॉपर्टी लिख देना। एक लिख दोगे लस्टरस, साइनरस और एक सोनोरस, और एक क्या आप लिख दोगे, डक्टिलिटी, है ना, तीनों लिख देना। मेटल्स में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है, जो इधर लिखना होती है इधर लिख देना, नहीं होती है, बात खत्म, ठीक। आधे पेज का ये काम है, 2-3 चीज याद कर लो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑब्टेनिंग इम्प्योर मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड कार्बोनेट ओर, है ना। इम्प्योर मेटल से जो है वो हम कार्बोनेटेड जो ओर निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं।
हमने आपको 3 विधि बता रखी है ना। एक क्या, कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग और एक इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। उसके बारे में आप लिख सकते हो। और इसमें इम्प्योर मेटल से जो कंसंट्रेटेड कार्बोनेट ओर्स हैं, कार्बोनेट ओर किसमें बनते हैं, जब उसको कैल्सिनेट करते हैं या रोस्टिंग करते हैं तभी तो निकलता है। दोनों में मैंने अंतर बताया था, एक एयर के प्रेजेंस में होता है, एक विदाउट एयर होता है, ठीक है। तो उसमें आप जो है इसका आंसर लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नोट ऑफ द होमोलोगियस सीरीज। होमोलोगियस सीरीज किसे नहीं पता है? होमोलोगियस सीरीज का मतलब, होमोलोगियस सीरीज का मतलब जब फैमिली के लोग एक जैसे हों। जैसे मैंने बोला अगर कोई भी लिखा है, जैसे मान लो लिखा C2H5OH, है ना, C3H6 सॉरी C3H8 भी लिख सकते हो, OH, है ना। मैं लिखा C2H4OH, ये सब होमोलोगियस सीरीज हैं। क्यों? क्योंकि इनका परिवार क्या है, एक जैसा है। तो इसका परिवार, फैमिली एक जैसी हो, कैसे हो जाएंगे, हमारा होमोलोगियस सीरीज हो जाएंगे। समझ में आई बात? यानी होमोलोगियस सीरीज का मतलब है पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक जैसी हो। अभी एक क्वेश्चन आया था शायद उसमें प्री बोर्ड में, लास्ट में से CHO लगा हुआ था शायद, है ना। 2 उसमें लिखा था, पूछा था कि भैया किसमें होमोलोगियस सीरीज है, तो जिनमें फैमिली एक जैसी हो क्या हो जाएगा, आपके होमोलोगियस हो जाएगा। होमोलोगियस का मतलब एक जैसे। ओके, नेक्स्ट बेटा, आईपीएस से नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, इसका आपको नामकरण बताना है। जैसे CH3 CHCl, नाम बताना है इसका बेटा क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। पहले तो पहचानो ये क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है बताओ। हाँ, कीटोन कहाँ होता है, बीच में लगा होता है, लास्ट में लगा होता है, तो क्या है आपका एल्डिहाइड, यानी CHO है। ये क्या है आपका, CHO लगा हुआ है, ठीक है। CHO एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, लास्ट में Al लगाते हैं, ठीक है। और अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। अंतर ये भी समझना आप लोग, ठीक है। अब इसका अगर आपको नामकरण करना होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन गिनोगे, है ना। कितने कार्बन लगे हैं आप ये गिनोगे। तो बताओ कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, है ब्यूट। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट, ठीक है। अच्छा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाना चाहिए, एन, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन। अच्छा, अब उसके बाद हमको क्लोरो को लिखना है और ये जो हमारा एल्डिहाइड है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो अब बताओ इसके बारे में लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बताओ। सबसे पहले तो हम इसको काउंट करते हैं, है ना, 1 2 3 4, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। अब ये लगा हुआ है पहले पे एल्डिहाइड वाला, तो इसके लिए तो हम लोग क्या लगाते हैं, Al लगा देते हैं, ठीक है। और ये लगा हुआ है तीसरे पे, तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। आपको पता है ना, हेलोजेंस वगैरह को हम लोग पहले लिखते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसको पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, ब्यूट एनल, यही तो ब्यूटेनल, यही तो होगा बेटा। बताओ 3 क्लोरो ब्यूटेनल, क्यों, Al भी तो हमको लगाना था लास्ट में, तो हमने इसको Al लगा लिया, ठीक है। 3 पे क्लोरो था, 3 क्लोरो ब्यूटेनल हो गया। बोलो समझ में आई बात, 3 क्लोरो ब्यूटेनल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसे हमारे आईपीएससी नेमिंग में आता है ना, एक तो सब्सटेंस आपका आईपीएससी नेमिंग में आता ही आता है। अब ये 1 नंबर में ही था, अगर आप इसको लिख लेते तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाता, ठीक है। अगला है बेटा डिफाइंड कोरिजन, जंग लगना किसे कहते हैं। 1 नंबर में है तो ध्यान रखना, कोई रिएक्शन नहीं लिखोगे आप। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई रिएक्शन नहीं लिखोगे, सीधा बताओगे कि व्हेन मेटल आर कम कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्ट एयर और वाटर दे आर करेक्ट, यानी क्या हो जाते हैं, करेक्ट। अ रेडिश ब्राउन सरफेस अपॉन द मेटल, यानी एक रेडिश ब्राउन कलर की जो सरफेस है उनके ऊपर आ जाती है, और वो रेडिश ब्राउन सरफेस की वजह से कैसे हो जाते हैं, थोड़े से हल्के हो जाते हैं, थोड़े से पतले हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरिजन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, संक्षारण भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7th नंबर है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल।
या तो आप ये कर लो, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, या तो एक्सप्लेन वर्साइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन की वर्साइल नेचर का मतलब है जो लॉन्ग चेन बनाता है, आप या तो उसको कर लो, ठीक है, या कर लो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल। मिशेल मैंने बताया है आपको, या तो मिशेल के बारे में कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एथिल अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज है, आप ये लिख सकते हो एथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, है ना, एथिल अल्कोहल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, स्प्रिट में इस्तेमाल होता है कि दवाओं के रूप में इस्तेमाल होता है ना, इसकी आप प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टी लिखनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको कम से कम इसके बारे में 2 पेज तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिख सकते हो एक्सप्लेन वर्साइल नेचर ऑफ कार्बन, ये तो आप लिख ही सकते हो कि कार्बन हैड मेड लॉन्ग चेन, कार्बन ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट ऑक्टेट होते हैं इसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 4 की जगह खाली होती है। इसको भी आपको 2 पेज में एटलीस्ट लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख लोगे। या केमिकल इक्वेशन फॉर एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, या केमिकल इक्वेशन आपको एथेनोइक एसिड के बारे में लिखना है, ठीक है, ये लिख सकते हो आराम से। ओके, अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मूवमेंट इन प्लांट। मूवमेंट इन प्लांट पढ़ाया है, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कैमियोट्रोपिज्म, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मस्त आप 1.5 पेज में लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। फोटोट्रोपिज्म आज ही सुन लो, जिधर सनलाइट पड़ती है पेड़ पौधे हमेशा उधर बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से पेड़ हमेशा कहाँ, ऊपर के साइड में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फोटोट्रोपिज्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। फिर जियोट्रोपिज्म, है ना, जमीन से जहाँ से उसे मिनरल्स एंड वाटर मिलते हैं वो हमेशा वहां बढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए पौधे की जड़ें क्या होती हैं, हमेशा गहराई में जाती जाती, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ओके, डिटर्जेंट एंड देयर रोल इन इकोसिस्टम। डिटर्जेंट का मतलब है हमारे इकोसिस्टम को साफ करने वाले लोग। हमारे इकोसिस्टम को कौन साफ करते हैं, ईगल्स, है ना, आंट्स, क्रोज, ये सब क्या करते हैं, हमारी इकोसिस्टम को साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं, बाय ईटिंग डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स। मरे हुए पक्षियों, पशु पक्षियों को खा के, सब चीज़ों को खा पी करके वो सब क्या करते हैं, हमारे लिए पूरे इकोसिस्टम को क्लियर एंड कट बनाते हैं। डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। अगला है फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी, फूड वेब विद डायग्राम। फूड चेन और फूड वेब बताना है विद डायग्राम। वो पिरामिड वाला डायग्राम बना देना, या तो जो हम लोगों ने ऐसे बनाया था 1% 10% रूल में, याद है नहीं याद है बेटा, है, नीचे सनलाइट ऐसे बनाया था, ऊपर हम लोगों ने प्रोड्यूसर बनाया था यहाँ पर, ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे करके बनाया था, या बना लेना, ठीक है। आपको 4 नंबर मिल जाएगा यार इसमें। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ह्यूमन ब्रेन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है ना। ब्रेन हैव 3 मेजर पार्ट, कौन कौन से बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में लिख देना कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना, इसी पैराग्राफ में लिख देना कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में लिख देना, इंपॉर्टेंस लिख देना, बात खत्म, है ना। उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं बेटा, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जमाते हैं, है ना, जिसकी वजह से आप अगर कहीं मान लो कट पिट जाओ तो आपका बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड ना निकले, ठीक है, उसके बारे में उसको आपको पूरा लिखना है। उसके बाद और लगा के है कि डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन का लंग्स। देखो मैंने बोला ना, या तो लंग्स आएगा, या तो हाँ किडनी का डायग्राम आएगा, तो लंग्स आएगा तो किडनी का डायग्राम आएगा, और या तो सेक्सुअल पार्ट आएंगे मेल एंड फीमेल के। तीनों में से एक ना एक तो आपको पक्का दे रखा होगा। इसमें आपको क्या दे रखा है, लंग्स के बारे में दे रखा है। इसका मतलब अगली बार आपके मेल एंड फीमेल के सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में या सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में आपसे पूछा जाना है, ठीक है, पढ़ लेना। हार्ट अगर आएगा भी, ऑप्शन रहेगा तो छोड़ देना, क्योंकि हार्ट को बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। आपको प्रोसेस तो पता ही है, बट अगर आप उसको छोड़ दोगे, उसके बाद दूसरा आंसर कर लोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकता है। तो इस तरह से पेपर पूरा होता है, ख़त्म।